Good morning to all students of class 6th. Today we are going to study chapter number 1 of SS. What, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्या घटनाएं घटित हुई इतिहास में, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। इतिहास एक परिचय, यानी इतिहास क्या है, डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसके लिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसमें। हिस्ट्री इज़ ए सिस्टेमेटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट। इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर लाइव्स, देयर एक्शंस, बिलीफ्स एंड इंडिवियर्स अक्रॉस वेरियस एरियाज। इतिहास की ये डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो इतिहास को वैसे दो नाम दिए गए हैं, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री अंडरलाइन कर रखा है, प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री, व्हाई स्टडी इट। इतिहास, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों अध्ययन करते हैं हम लोग। तो ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट एज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन रेस प्रोग्रेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू लैंडिंग ऑन द मून। तो ये हमें देखना है कि इतिहास क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। इतिहास क्यों आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इतिहास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं बहुत सारे, जैसे हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेज हिस्ट्री। भूगोल है वो इतिहास को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, किसी भी देश की आकृति एक जैसी नहीं होती है। पृथ्वी पे कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं गहरे गड्ढे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं इतिहास को, क्योंकि जहाँ भी घनी आबादी होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा बसे हैं। वहाँ पैदावार अच्छी होगी, वहाँ पानी की उपलब्धता अच्छी होगी। ऐसा एरिया जो बंजर है, वहाँ आपको जनसंख्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पे रहने के लिए परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो सही नहीं हैं। ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के नेम और उनकी कैपिटल हैं। इनमें कुछ नदियाँ भी इसके अंदर आगे आएंगी, आप पढ़ेंगे। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो इधर गुजरात साइड में आप जाएंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, उधर नर्मदा नदी है। इसके अलावा 3-4 बड़ी नदियाँ भी हैं, गंगा है, इंडस है। इंडस, सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया से बहती हुई फिर बांग्लादेश की साइड में जाके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर साइड में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्ली सेटलर्स इन इंडिया, यानी ऐसे कौन से लोग थे जो भारत में सबसे पहले आने वाले, आके बसने वाले लोग थे, और कहाँ बसे वो लोग। तो देखिए, इसमें बताया द रीजन अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेड लैंड इन इंडिया। यानी नर्मदा नदी का जो किनारा था वो भारत के अंदर प्राचीन लोगों के रहने का प्राचीन स्थल माना गया है। और ये जो लोग थे वो काफ़ी कुशल लोग थे, शिकारी थे, शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। इसी तरह आप देखेंगे कि आगे कीर्थर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी लोग रहे हैं, गोरो हिल्स हैं, एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ की जाती थी। लेकिन मुख्य रूप से इंडिया के अंदर जो अंडरलाइन कर रखा है, इन इंडिया ह्यूमन फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ 3 बिग रिवर्स। 3 बड़ी नदियों के जो किनारे थे वहाँ पे मनुष्य ने अपना रहना स्टार्ट किया। तो वो नदियाँ थी इंडस, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के किनारों पे लोग बसे, और उसके पीछे कारण भी थे। नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, जैसे मौर्य, गुप्त लोग, मुग़ल, इन सब लोगों को यहाँ बसने की वजह क्या थी, उसके मुख्य कारण थे 3।
4 मुख्य कारण हैं। फर्टाइल लैंड, एक तो वहाँ की ज़मीन थी नदियों के आसपास, वो काफ़ी उपजाऊ थी। गुड क्लाइमेट, वातावरण था वहाँ का, जलवायु थी वो बहुत अच्छी थी। प्लेंटीफुल वाटर, पानी पर्याप्त मात्रा में था। और इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स, और नदियों के द्वारा परिवहन था वो सुलभ था। द हिमालयन रेंजेस इन नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमालय पहाड़ की, वो भारत को सेंट्रल एशिया से अलग करती हैं। इसके साथ साथ वो और दूसरे काम भी करती हैं, जैसे जो भी कोल्ड ब्रिजेज आती हैं इधर से रशिया साइड से, उनको रोकती हैं, और साथ में ही विदेशी आक्रमण हैं उनको भी रोकने में काफ़ी मददगार हैं। आगे हम काफ़ी दूसरे देशों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर आप लाइंस पढ़ेंगे, उनमें आपको पता लग जाएगा। टाइम लाइन है, टाइम लाइन इन हिस्ट्री, इतिहास में डेट्स वगैरह हैं, इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं। तो इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं आपको, एक BCE और एक CE। इनकी आगे फुल फॉर्म भी दी गई है। B का मतलब होता है बिफोर, C का मतलब होता है क्रिस्ट, ईसा जिसको बोलते हैं, और E का मतलब होता है ईरा, यानी ईसा से पहले का जो युग है उसको BCE बोला जाता है, जो उल्टा चलता है। और ईसा के बाद का जो युग है उसको, जैसे हम ईस्वी लिखते हैं, 2019 ईस्वी, 2020 ईस्वी, उसको CE बोला जाता है। C का मतलब क्रिस्ट और E का मतलब ईरा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको देखनी है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। तो ये आपको देख के रिवाइज करना है। इसके अंदर से आपकी जो बुक है उसके अंदर से आप रिवाइज करेंगे। मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बुक का कौन सा पार्ट अंडरलाइन कर रखा है, वो आप अपनी खुद की बुक के अंदर अंडरलाइन कर लें। पीपल ऑन द मूव, ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, ब्लू ग्रीन में। तो लोगों का आवागमन, एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, क्यों गए, क्या कारण होगा, तो नीचे इसके कारण लिखे गए हैं। देखिए जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारण कैन बी लिस्टेड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण हैं, वो नीचे जो सूची बनाई गई है 5-6 कारण, वो आपको याद करने हैं और अपनी नोटबुक में भी आपको करना है। तो ये 5-6 कारण हैं। लोग जैसे भोजन, पहले ही कारण की बात करें तो हम पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड नेचुरल शेल्टर, लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश और प्राकृतिक आश्रय स्थल आवास के लिए गए। ठीक है, ये 5 बिंदु 6 बिंदु हैं आपको करने हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी जो इतिहास है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या है, कहाँ से पता लगता है हमें इतिहास का। तो स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। इसके अंदर एक तो रिलीजियस, धर्म से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, साहित्य का मतलब समझते हो ना, जो किताबें लिखी गई हैं। दूसरा अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी लोग जो थे उन्होंने जो विवरण दिए हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा है इतिहास के बारे में, वो है। और तीसरा है सेकुलर, यानी पंथ संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने जो कुछ इतिहास के बारे में लिखा है वो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोत। इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनको हम पूरा लेख बोलते हैं, जो पत्थरों के ऊपर, चट्टानों पे या और कहीं गुफाओं में चित्र वगैरह बनाए गए हैं, वो इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। दोनों ये कॉइन्स हैं, आगे मोनूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, और अदर स्कल्पचर्स, टॉयज एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनमें नंबर 1 देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ये आप इसके अंदर देखेंगे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम सबसे पहले जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो चीज़ है इंस्क्रिप्शंस, यानी पूरा लेख। इंस्क्रिप्शंस की डेफिनेशन लिखी गई है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स, यानी इंस्क्रिप्शंस क्या है, लिखी हुई चीज़ें हैं। और स्केचेज, यानी चित्र बनाए हुए हैं। ऑन स्टोन्स, पिलर्स, देखिए अंडरलाइन कर रखा है, कले। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, वो पूरा लेख हैं जो प्राचीन समय में लोगों ने कहीं दीवारों पे बनाए हैं या और कहीं गुफाओं के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, मंदिरों में बनाए गए हैं। तो ये हैं इंस्क्रिप्शंस। और देखिए नीचे नीचे आप चलेंगे तो लिखा है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये देखिए कॉइन्स के जस्ट ऊपर, इसको एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। जैसे कैलीग्राफी, सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी बोला जाता है। एपिग्राफी, और एपिग्राफी का मतलब है इन इंस्क्रिप्शंस का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी। उसके बाद हम चलते हैं कॉइन्स। आर्कियोलॉजिकल में 2 नंबर पे जो
बिंदु आ रहा है वो कॉइन्स हैं, सिक्के। राजाओं ने अलग अलग तरह के सिक्के चलाए। कोई जो समृद्ध राजा थे उन्होंने सोने के चलाए, चांदी के चलाए। इसी तरह दूसरे जो राजा थे उन्होंने किसी दूसरी धातु के सिक्के चलाए। तो ये हमारी जो खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई। ये वर्ड मीनिंग आपको भेजा हुआ है। ये वर्ड मीनिंग अगर आपको लर्न होंगे तो आपको पढ़ने में और लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वर्ड मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक सिक्का है, कहीं वीणा बजाते हुए किसी को दिखाया गया है, किसी राजा को, तो सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त को, ठीक है। और इनका जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी सिक्कों का अध्ययन है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ये आपको लर्न करना है। मोनूमेंट्स, स्मारक, जैसे आप ताजमहल देखते हो, बड़ी बड़ी जो प्राचीन बिल्डिंगें हैं, प्राचीन हवेलियां हैं, किले हैं, वो सब मोनूमेंट्स हैं, ठीक है। मैनी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स, यानी बहुत बड़े विशाल जो ढांचे बनाए गए थे राजाओं के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो क्या है, मोनूमेंट्स कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स भी नीचे दिए गए हैं, वो आपको लर्न भी करने हैं। यहाँ नीचे दिखा भी रखा आपको, देखिए दहेज का स्तूप है, सोना कैलाश का टेम्पल दिखा रखा है। सारनाथ में है, दहेज का स्तूप है वो सारनाथ में, और कैलाश टेम्पल है एलोरा के अंदर है। अब एलोरा, अजंता, यहाँ की गुफाओं का भी पता होना चाहिए। देखिए सिक्कों की बात हम कर रहे थे, तो ये सिक्के दिख रहे हैं आपको, समुद्रगुप्त है लिखा है ना। और इसी तरह समुद्रगुप्त कॉइन शोविंग हिम प्ले द वीणा, ऐसे सिक्के जिनमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ। जैसे आप देखते हो मटके मिलते हैं, पेंटिंग्स की हुई है, ज्वेलरी मिली है, उसके अंदर कलाकृति की हुई है, हथियार मिले हैं, ठीक है, यानी उनमें कलात्मक चीज़ें डाली गई हैं, वो हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। कोई भगवान की मूर्ति बना दी गई है या दूसरी चीज़ें हैं। जैसे आपको हड़प्पा की हम बात करें, हड़प्पा एक सभ्यता थी, डांसिंग गर्ल का एक आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही केव पेंटिंग अजंता के अंदर, देखिए आपको ये पेंटिंग दिख रही है, जैसे लग रहा है कि कहीं पानी के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, क्या है, ये पेंटिंग है अजंता की। तो ये थे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, वो 3-4 पढ़े हैं हमने, तीनों चारों आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, यानी जो साहित्य में लिखा मिला वो लिटरेरी सोर्सेज में आता है। तो साहित्यिक स्रोत में इसकी डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए, जो अंडरलाइन कर रखी है। उसके बाद इंडिया में लिखा है, देखिए नीचे अंडरलाइन करें, इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, पाली भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है और दूसरी भाषाओं में लिखी गई है। तो ये भी आपको रामायण, जैसे रामायण है, रामायण वाज रिटन इन संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी रामायण। तो ये आपको पढ़ना अपनी बुक से और अंडरलाइन भी करना है साथ साथ में। तो हमने पीछे लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ा था, रिलीजियस, धार्मिक जो भी ग्रंथ हमें मिले हैं, कौन कौन से हैं, वेदों की बात कर लें या उदाहरण के रूप में, और बहुत सारे ग्रंथ हमें मिले हैं। हिंदू ग्रंथों की अगर हम बात करें, टेक्स्ट का मतलब होता है ग्रंथ, तो उसके अंदर विभिन्न 4 वेदाज, मुख्य रूप से हिंदू की बात करें तो उसमें हैं 4 वेदाज। वो 4 वेदाज कौन कौन हैं, 4 वेदों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के समय के, देखिए ये हैं 4-5 हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर हम नीचे चलते हैं, जैन टेक्स्ट आज के अंदर अंग आते हैं, द अंगाज, ठीक है। और 2 नंबर पे है सेकुलर लिटरेचर, यानी पंथ संप्रदाय से संबंधित जो साहित्य हमें उपलब्ध हुआ अलग अलग धर्मों का, ठीक है, वो हमें पता करना है। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, देखिए आपको इसमें दिख रहा है, वो अपनी बुक के अंदर भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये जो कलहण की राजतरंगिणी है, ये भी आपको अंडरलाइन करनी है। ये रहा कलहण की राजतरंगिणी, इसके अंदर कश्मीर का इतिहास है वो लिखा गया है। ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, उन सब बुक्स का आपको पता होना चाहिए। विदेशी लोगों के जो अकाउंट्स विवरण मिले उनमें मैगस्थनीज का नाम आता है। ये अशोक जो राजा हुआ है उस ज़माने की बात कर रहे हैं, मैगस्थनीज वहाँ मेस्टर आया था बाहर से, ठीक है, ग्रीक मेस्टर था, उसने इंडिका नामक किताब लिखी। ऐसे ही चाइना के भी ट्रेवलर आए थे, उनके भी नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है इतिहास के बारे में। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम, टाइम थोड़ा कम है इसमें, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन है उसका लगा रखा है, दूसरा क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए, इसका भी आंसर लगा रखा है। तीसरा राजतरंगिणी मैंने अभी बताया ही था,
जो कश्मीर का इतिहास है 4 नंबर पे, 5 पे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो आपको खुद कोशिश करो, आप अंदर से ढूंढने की, अपनी बुक लेके बैठो, पढ़ो, बुक का चैप्टर पढ़ो और अंदर से ढूंढो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले में देखिए ट्रू और फॉल्स आपको करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग आपको करवाते रहेंगे। तो आशा है आप लोग खूब मेहनत करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। वर्ड मीनिंग सबसे पहली ज़रूरत है बेटा, जब तक वर्ड मीनिंग आपको लर्न नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।